स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 है और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड पूछा जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 इफ़ स्लोप, यहाँ पार्ट 1 जो है यहाँ पे हमारा स्लोप लाइन 1 इज़ इक्वल टू 0 हो एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ इक्वल टू 1 हो। तो हमें जो है मेजर ऑफ एंगल निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास ये एक लाइन है और इसको इंटरसेप्ट करती हुई एक दूसरी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान में जो एंगल बनेगा इसको हमने मेजर करना है। तो इसका एक फार्मूला हमारी बुक में है, तो फार्मूले को सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लूँ कि फार्मूला हमारे पास है कि दो लाइंस के दरमियान का अगर हमें एंगल फाइंड करना है या थीटा फाइंड करना है तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है बुक में वो है tan थीटा इज़ इक्वल टू। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं, ये तीनों पार्ट्स ये हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू m है इसे हम क्या कहते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में, पिछली एक्सरसाइजेज में 8.1 और 8.2 में डिस्कस किया था m को, कि m जो है हमारे पास ये जो है ये स्लोप कहलाता है, इसको हम स्लोप कहते हैं। उससे भी बुनियादी सवाल ये है कि ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ये कहाँ से निकल के आया है। लेकिन स्टूडेंट्स बुनियादी बात ये है कि हम इस फार्मूले को तो इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है ये कहाँ से आया है, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये जो है किस एक्सप्रेशन से निकल के आया है, हम इसे डिस्कस कर लें तो पहले ये ज़्यादा ज़रूरी। तो आइए बात कर लेते हैं कि इस फार्मूले को हमने कैसे डिराइव किया है, कि अगर हम ये अप्लाई करें इन क्वेश्चंस के ऊपर तो हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फार्मूले पे कि ये tan थीटा का फार्मूला कहाँ से निकल के आया है। तो आइए स्टूडेंट्स इसे समझ लेते हैं कि ये फार्मूला जो है ये है क्या, एक्चुअली ये कहाँ से निकल के आया है कि हम इसको अप्लाई करें तो हमारी दो लाइन्स के दरमियान का जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें इस फार्मूले को जानना है तो जो हमने 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि वो बहुत ज़रूरी हैं इस फार्मूले को समझने के लिए। कि हमने अब तक जो है पढ़ा है कि जो एलिवेशन है, एलिवेशन ऊंचाई को कहते हैं, एलिवेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे 8.1 में। ये हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये एलिवेशन स्लोप के इक्वल होता है। और स्लोप को हम क्या कहते हैं, स्लोप को हम जो है ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसे जो है हम स्लोप भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती हैं, ये tan थीटा के इक्वल होती हैं। तो ये बातें हम पढ़ चुके हुए हैं, ये पहला स्टेप है और ये पहली बात आपने नोट डाउन कर लेनी है कि दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। इसे हम जो है दूसरी लाइन का स्लोप भी कहते हैं और इसे हम tan थीटा भी कहते हैं। तो इसे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको ये फार्मूला समझने में आसानी हो। तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं, इसे हम स्लोप भी कहते हैं जो एंगल यहाँ पे बना है, और इसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों लाइनों के स्लोप को डिटरमिन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये दूसरी लाइन के जो स्लोप है ये उसको डिटरमिन करता है, ये हमारा ये वाला एंगल जो इन दोनों लाइंस के दरमियान में बनता है। तो यही असल में हमारे पास ये tan थीटा होता है। अब दूसरी बात जो आपने इसके मतलब इस फार्मूले के मतलब नोट डाउन करनी है वो ये है कि ये तो बहुत ही आसान और सब ही जानते हैं कि ट्रायंगल का जो टोटल इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होती हैं। तो टोटल इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का जो है वो 180 डिग्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर थीटा 40 डिग्री हो, सपोज़ कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है 40 डिग्री हो, तो हमें ये मालूम है कि हम तीसरा जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि हमें मालूम है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से इन दोनों का टोटल, इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाता है। और शायद नई चीज़ हो आपके लिए या नहीं कि ये जो हमारे पास एंगल बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये हमारे पास 30 + 40 इन दोनों एंगल्स के इक्वल होता है। तो इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो 40 + 30 70 होते हैं, तो ये हमारे पास 70 किस तरीके से बनता है कि अगर हम 180 में से 180 जो कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल 180 होता है, 180 में से अगर हम 70 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो तीसरा एंगल है 110 डिग्रीज़ का है, 110 डिग्रीज़ का है। और चूँकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री की होती है
हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, तो स्ट्रेट लाइन जो है हमें मालूम है कि 180 डिग्री की होती है। तो अगर हम 180 में से 110 माइनस कर दें, इसमें से अगर 110 माइनस कर दें तो हमारे पास जो है एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा जो कि होगा 70 डिग्रीज़। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स 70 डिग्रीज़ है, 70 डिग्रीज़ जो है वो बन के आता है। तो ये प्रूव हुआ कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर टू एंगल्स के टोटल के इक्वल होता है, टोटल के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं स्टेप 3 में एक डायग्राम जो है ये ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है, ये फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास प्लेन कर्व है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है। और यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, तो इस प्लेन कर्व के ऊपर मैंने दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाई हैं, और ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये जस्ट एक किस्म का ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 8.3 में कि दो लाइंस के दरमियान का हमें जो है वो थीटा फाइंड करना है। तो फर्स्ट कर ले हम इसको थीटा कह देते हैं, ये अननोन एंगल है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास ये 30 डिग्री और 40 डिग्रीज़, तो जहाँ पे 40 डिग्रीज़ थे मैं यहाँ पे जो है बीटा एंगल बना लेता हूँ, ये बीटा एंगल है। और सबसे पहले लाइंस को ना नाम दे दें कोई, ये हमारे पास लाइन 1 हो जाएगी और ये हमारे पास लाइन 2 है। ये दो लाइंस जो है मैंने प्लेन कर्व के ऊपर ड्रॉ की थी, जिसके दोनों के दरमियान का जो एंगल थीटा है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने सपोज़ कर लिया कि जहाँ पे ये मैंने एक ट्रायंगल सॉल्व किया था ना आपके सामने 30 और 40 डिग्री, जहाँ पे 40 डिग्री है मैंने इसको बीटा एंगल जो है कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे। और हमारे पास ये एक एक्सटीरियर एंगल जो है इसको हम कह देते हैं दिस इज़ अल्फ़ा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अल्फ़ा एंगल जो है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बीटा प्लस थीटा। हमने दोनों एंगल्स का टोटल किया था 30 प्लस 40, तो इन दोनों एंगल्स का टोटल किया था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बीटा प्लस थीटा एंगल इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया था, ये एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री के इक्वल आया था। तो एक्सटीरियर एंगल का हमने नाम यहाँ पे क्या दिया है, ये अल्फ़ा है। सो ये अल्फ़ा डिग्रीज़ के इक्वल हो। फिर से बताता चलूँ, यहाँ पे जो बीटा एंगल और थीटा एंगल है इन दोनों का अगर हम सम कर लें या टोटल कर लें तो वो अल्फ़ा एंगल के इक्वल आएगा। तो अब हमें जो है चूँकि थीटा फाइंड करना है, दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल फाइंड करना है। और एक और ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ और दूसरी लाइन को भी प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये दोनों चूँकि स्ट्रेट लाइंस हैं तो इसका वर्टिकल एंगल भी थीटा ही होगा, यानी इसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा। अब चूँकि हमें थीटा फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में से हमें थीटा को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है। अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि ये दो लाइंस जहाँ पे एंगल बना रही हैं, ये मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि ये हमारे पास इसका एलिवेशन होता है, इसको हम एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन को स्लोप भी कहा जाता है और इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रेडियंट भी होता है और ये टैन थीटा भी होता है। तो अगर हमें ये थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम जो है ये जो टैन थीटा है ये वैल्यू लगाएंगे। तो टैन की वैल्यू जो है इक्वेशन के दोनों जानिब आएगी। तो हम यहाँ पे जो है टैन थीटा, टैन इस थीटा के साथ भी टैन लगेगा, इक्वालिटी के साइन डालेंगे और फिर टैन अल्फ़ा के बाद माइनस और टैन बीटा। तो ये जो है हमारी जो इक्वेशन बनी है ये किस बेस पे बनी है, ये स्लोप के बेसिस पे बनी है। तो स्लोप अगर हम जो है उसका फार्मूला अगर हम लगाएंगे यानी टैन थीटा, तो हम इस थीटा को फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से एक मिस्टेक हुई है, थीटा की जगह पे मुझे अल्फ़ा लगाना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टैन थीटा है, ये फार्मूले में है, फार्मूले में जो टैन थीटा लिखा है, तो टैन थीटा जो होता है इट इज़ द रेशो बिटवीन हमने जैसा कि ये टैन थीटा की वैल्यू निकाली है टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा। तो यहाँ पे टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा की रेशो जो है हम किसके साथ लेंगे, हम लेंगे 1 प्लस टैन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय टैन बीटा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन डिनोमिनेटर में जो ये 1 प्लस टैन थीटा प्लस टैन बीटा क्या है, ये एक नई चीज़ है, इसे मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, 5वें स्टेप में हमने क्या करना है कि टैन थीटा, टैन अल्फ़ा और टैन बीटा इनको नाम दे देंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने लाइंस का नाम दिया हुआ है कि ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है।
हमारे पास लाइन 1 है और लाइन 2। तो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में जो है अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले इनके स्लोप्स जो हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लोप जो होता है, ये हमारे पास जो स्लोप है ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan अल्फ़ा, चूँकि हमारे पास यहाँ पे आप अल्फ़ा देख सकते हैं ये लाइन 2 के ऊपर है, तो लाइन 2 के ऊपर tan अल्फ़ा अगर हम लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि tan अल्फ़ा जो है लाइन 2 के ऊपर है, तो लिहाजा लाइन 2 का जो स्लोप है वो m2 कहलाएगा। तो m2 जो है वो tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ m2। तो हम सपोज कर लेंगे कि tan अल्फ़ा जो है वो स्लोप ऑफ लाइन 2 का जो है m2 है, और tan बीटा बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लाइन 1 का स्लोप कहेंगे। तो लाइन 1 का स्लोप अगर कहेंगे तो ये m1 हो जाएगा। तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो है प्लग इन करेंगे अपनी इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में, तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ निकल के आती है। हम लिखेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू, tan अल्फ़ा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू यानी m2 पुट करनी है। फिर से बताता चलूँ, ये हमारे पास लाइन 2 है और ये हमारे पास लाइन 1 है। इन दोनों के स्लोप्स को जो है हम m कहा करते हैं। तो लाइन 2 का जो स्लोप होगा वो m2 कहलाएगा और लाइन 1 का जो स्लोप होगा वो m1 कहलाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लोप जो है वो ये स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan अल्फ़ा की जगह पे हमने m2 पुट करना है और tan बीटा की जगह पे इस फार्मूले में हमने m1 को जो है वो पुट इन करना है। तो लिहाजा इसी फार्मूले को हम दोबारा से लिखते हैं और इसकी वैल्यूज़, असल वैल्यूज़ जो हम प्लग इन करते हैं। तो tan अल्फ़ा की जगह पे हमने m2 लिखना है, सो ये m2 हो गया, माइनस और tan बीटा की जगह पे हमने m1 लिखना है, ये हमारे पास m1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, सॉरी अल्फ़ा है ये, tan थीटा नहीं है, tan अल्फ़ा की जगह पे हमने अगेन m2 लिखना है। तो m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है tan बीटा से। तो tan बीटा की वैल्यू है m1, तो मल्टीप्लाइड बाय m1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वही फार्मूला, वही एक्सप्रेशन निकल के आई है जो यहाँ पे लिखी है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है डिनोमिनेटर की ये होनी बाकी है कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m1 ये कहाँ से आया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस का पिछली एक्सरसाइज में एक लाइन का स्लोप गिवन होता था और दूसरी लाइन का स्लोप हमने फाइंड करना होता था। तो हम क्या करते थे, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज़ इक्वल टू -1, हम ये वाली इक्वेशन जो है यूज़ किया करते थे। तो ये वाली इक्वेशन जो है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम यूज़ किया करते थे, और नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है हम इस तरीके से फाइंड कर लिया करते थे। लेकिन अगर हम इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो +1 हो जाता है। तो ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन रही है 1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m1। तो यहाँ पे ये वही एक्सप्रेशन बन रही है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो है इज़ द रेशो बिटवीन स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ रेशो विद 1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m1। यानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल यही ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे येलो कलर का ट्राइंगल बनाया है, तो यहाँ पे अगर थीटा होती है, थीटा वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो है बीटा वैल्यू है, बीटा एंगल है, और यहाँ हमारे पास जो है अल्फ़ा एंगल है। तो हम अगर न्यूमरेटर पे गौर करें तो m2 माइनस m1 हमारे पास क्या निकल के आता है, ये थीटा की वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि मैंने अपनी इस इक्वेशन में आपको जाहिर करके दिखाया था कि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा जो है थीटा के इक्वल होते हैं। तो m2 जो है हमारे पास अल्फ़ा है और m1 जो है हमारे पास बीटा है। तो ये टोटल जो है हमारे पास ये थीटा की वैल्यू निकल के आती है। तो tan थीटा बताने का मकसद ये है कि tan थीटा इज़ द रेशो बिटवीन m2 माइनस m1, यानी थीटा ये वाला एंगल, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 टाइम्स m1, यानी ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं हमारे पास, ये जो हमने इस प्लेन कर्व पे इसको ड्रॉ किया था, प्लेन कर्व पे जो इसको ड्रॉ किया था यही परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यानी परपेंडिकुलर लाइन की रेशो इस एंगल के साथ, इसका ये मतलब है। तो इसको हमने डिवीजन फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से लिखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी थीटा, ये थीटा एंगल, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 टाइम्स m1, यानी ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री बना रही है। तो इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस, इनका जो स्लोप है इसकी रेशो हमने किससे लेनी है, इस एंगल से लेनी है जो कि थीटा एंगल है।
तो ये जो है सारा इसका कॉन्सेप्ट था, मुझे ये बताना ज़रूरी समझा था मैंने, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो वी आर एंडेड अप विद tan थीटा इज इक्वल टू m2, जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे भी है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 टाइम्स m1, जहाँ पे m जो है वो लाइन्स की स्लोप्स हैं। तो इन अ नटशेल अगर मैं इसको लिखूँ तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है डेरिवेशन से, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m1। तो ये वही फार्मूला है स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जो फार्मूला है लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम तमाम जो है पार्ट्स उसके सॉल्व करेंगे। तो यही फार्मूला जिसकी डेरिवेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यही यूज़ करते हुए हम तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो लाइन 1 की जो स्लोप है वो गिवन है, वो है 0। तो लाइन 1 की स्लोप को हम m1 कहते हैं, तो m1 जो है हमारे पास यहाँ पे 0 है। और लाइन 2 जो है उसकी स्लोप जो है वो 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सो हम लिखेंगे m2, यानी लाइन 2 की जो स्लोप है वो m कहलाती है, तो m2 होगी वो लाइन 2 की स्लोप, तो m2 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों स्लोप्स गिवन है, दोनों स्लोप्स को हम प्लग इन करेंगे अपने इस फार्मूले में जो कि हमने डिराइव किया था। तो tan थीटा हम लिखेंगे, वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, m2 की वैल्यू है 1 माइनस m1 की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई होगा ये m2 की वैल्यू से जो कि है 0, m1 की वैल्यू जो है 0 है। सो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आता है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो नेट रिज़ल्ट इसका 1 ही है। सो हमने चूँकि थीटा फाइंड करना है, तो tan जो है राइट हैंड साइड की तरफ जाके tan इन्वर्स बन जाएगा। सो tan इन्वर्स हमें अगर 1 का लेना है तो tan थीटा जो है, थीटा हमारे पास जो है 45 डिग्रीज निकल के आएगा। तो इसे हम जो है कैलकुलेट भी करके देख लेंगे। सो ये वैल्यूज़ जो है हमने प्लग इन करनी है थीटा फाइंड करने के लिए। तो tan टू दी इन्वर्स है, तो इसका मतलब हमें शिफ्ट प्रेस करना है और tan प्रेस करना है, तो tan टू दी इन्वर्स आएगा। और चूँकि हमने 1 tan इन्वर्स 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने फीड करना है 1 को, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्रीज़। तो थीटा जो है हमारे पास 45 डिग्रीज आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है स्लोप ऑफ लाइन 1 इज़ माइनस 0.5। तो स्लोप जो है 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है माइनस 0.5 है, माइनस 0.5 है। और स्लोप ऑफ लाइन 2 जो है उसे हम m2 कहेंगे, सो m2 इज़ इक्वल टू 4.5। सो ये जो है हमारे पास 4.5 है, दोनों स्लोप्स जो है हमें गिवन है, तो हमने उसी फार्मूले में वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। सो हम लिखेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ लाइन 2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन 1। सो वैल्यूज़ प्लग इन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो m2 हमारे पास है 4.5, 4.5 में से माइनस करेंगे m1 की वैल्यू को जो कि है माइनस 0.5, सो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.5 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 जो है हमारे पास 4.5 है, सो हम यहाँ पर लिखना है 4.5 और ये मल्टीप्लाई होगा m1 से, तो m1 की वैल्यू है नेगेटिव 0.5। सो इसे हम जो है एज इज़ कैलकुलेटर के ऊपर जो है फीड कर लेंगे। सो सबसे पहले चूँकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन मोड में लेके आएंगे, उसके बाद 4.5 लिखेंगे। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम कैलकुलेटर पे फीड करके एकदम जो है आंसर निकाल सकते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा इसे हम लिख लेते हैं, वो आ गया -4। सो हमारे पास आंसर आया है -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा -4 के इक्वल है, tan थीटा इज़ इक्वल टू -4। और चूँकि हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज़ इक्वल टू tan दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan टू दी -1 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे -4। सो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो सबसे पहले हमने शिफ्ट प्रेस करने के बाद tan प्रेस करना है, उसके बाद हमने -4 जो है इसके अंदर फीड करना है -4 को। सो -4 के बाद हमारा आंसर आता है ये -75.96। सो इसे हम राइट डाउन कर लेंगे -75.96 डिग्रीज़। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इसको समझ लेना है पहले कि ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है डिग्रीज़। हमारे जो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो रूल है वो ये है, रूल जो है वो ये है कि हमारे पास जो ये प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व जहाँ से ये टर्मिनल शुरू होता है, ये लाइन शुरू होती है, तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये लाइन जाती है, मूव करती हुई जाती है एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव डिग्रीज होंगी। ये हमेशा आपने याद रखना है। एक बार फिर से बताता चलूँ कि ये हमारे पास प्लेन कर्व है और यहाँ से को टर्मिनल 0 से जब स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और ऊपर की तरफ जब जाता है तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बनेगा, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन एक और बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि अगर टर्मिनल स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज, टर्मिनल चलना शुरू होता है और क्लॉकवाइज चलता है, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगा, तो जो भी एंगल बनेंगे वो नेगेटिव एंगल्स होंगे। आपने ये बात जो है, ये दोनों बातें बुनियादी बातें हैं, इनको ज़हन नशीन कर लेना है कि लेफ़्ट हैंड साइड से अगर ऊपर की तरफ जाता है टर्मिनल, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव एंगल्स होंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ये जो मूवमेंट होगी इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट होगी जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, इसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। इसे हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये समझाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नेगेटिव 75.96 कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये जो है कहाँ पे फॉल कर रहा है, चूँकि ये नेगेटिव है तो लिहाजा क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ गया। ये जो टर्मिनल है क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ गया टर्मिनल, और यहाँ से ये जो इसका एंगल बनेगा ये 75.96 एंगल बना है। चूँकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा। तो हमें नेगेटिव में एंगल बिल्कुल भी नहीं दिखाना, हमें दिखाना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव कितना एंगल बनेगा ये हमने जो है यहाँ पे शो करके दिखाना है। सो पॉजिटिव जो है हमारे पास ये नेगेटिव है और ये जो होगा यहाँ पे जो बनेगा वो होगा पॉजिटिव। तो चूँकि ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है, सो 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे बल्कि, तो 180 माइनस 75.96 हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। यानी हम सपोज कर लेंगे कि को टर्मिनल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो एंटी क्लॉकवाइज का एंगल जो है पॉजिटिव होता है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज का एंगल निकालना है। तो 180 माइनस 75.96 इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है 180 माइनस 75.96, तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल आता है 104.04। तो 04 को हमने इग्नोर करना है, जस्ट हम लिखेंगे 104 डिग्रीज। तो थीटा जो होगा हमारा दो लाइंस के दरमियान का 104 डिग्रीज है। अल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये जो दो टर्मिनल है ना, ये फॉर एग्जांपल ये और ये जो एंटी क्लॉकवाइज निकल के गया है, ये जो दो टर्मिनल हैं, फर्ज कर लेंगे दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस का जो है हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होता है। दो लाइंस के दरमियान का एंगल ये वाला फाइंड करना होता है, ना कि ये वाला नहीं करना होता। जबकि दो लाइंस का जहाँ पे ये बेंड कर रही है दोनों लाइंस, वो एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो एक लाइन तो ये थी, ये वाला टर्मिनल था, और दूसरी लाइन जो थी ये थी, ये दूसरा टर्मिनल था। तो दो लाइंस को के दरमियान का एंगल हमें फाइंड करना है, लिहाजा इसीलिए हमने 180 में से ये जो है माइनस 75.96 इसको ऐड किया, तो हमारा आंसर जो है वो 104 आया। तो यहाँ पे तो 75.96 डिग्रीज था जो कि नेगेटिव था, और ये एंगल जो है हमारे पास 104 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन हम इसको 104 ही कंसिडर कर लेंगे। तो दो लाइंस के दरमियान का एंगल हमें फाइंड करना होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ना कि इसके एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल को नहीं देखना हमने इंटरनल एंगल को देखना है जो दोनों लाइंस के दरमियान में बनता है। तो आई होप इसकी जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर है 104 डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल टू 104 डिग्रीज। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 का आंसर है 104 डिग्रीज, जबकि पार्ट 1 का आंसर हमारा क्या निकला था, 45 डिग्रीज निकला था। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। सो पार्ट 3 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है स्लोप ऑफ लाइन 1। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है वो 1045 है, 1045 डिग्रीज, और ये स्लोप ऑफ लाइन 1 है। लाइन 1 की स्लोप जो है 1045 डिग्रीज है, और लाइन 2 की स्लोप जो है यानी M2 वो किसके इक्वल है, 135 डिग्रीज के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो स्लोप 2 है 135 डिग्रीज है, एक्चुअली ये 135 इसको लिखा जाएगा। तो इसे जो है हमें कैसे सॉल्व करना है, हम डायरेक्टली उसी फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं और इनकी वैल्यू निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है कि tan थीटा इज़ इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय M1। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा जो है वो स्लोप के ही इक्वल होता है। तो लिहाजा हम स्लोप की जगह पे tan थीटा को भी इनपुट दे सकते हैं।
सो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, जब हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू M2 जो है हमारे पास टेन 135 है। सो टेन 135 में से माइनस किया जाएगा M1 को। सो M1 की वैल्यू क्या है, 1045। M1 की वैल्यू है 1045। दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 135 ये ब्रैकेट में रहेंगी वैल्यूज़, मल्टीप्लाइड बाय 1045। तो ये जो है मैंने वैल्यूज़ अब प्लग इन कर ली हैं। अब हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो वैल्यूज़ किस तरह प्लग इन करनी है, मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 10 135, सो 10 लिखेंगे और 135 इनपुट देंगे। यहाँ पे हमने इसके ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करना है। अगेन यहाँ पे 1045 है तो 1045 इनपुट देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर कर्सर से हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखना है 1 प्लस ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर उसके बाद 10 135। यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि दो ब्रैकेट शुरू हुए हैं तो डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये जो है 10 135 जो है 10 135 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा हमने अगेन ब्रैकेट शुरू कर देना है, कोई उसमें साइन पुट किए बगैर। सो अगेन ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे हमने 1045 लिखना है और फिर डबल ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। तो इसका जो नेट रिजल्ट है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ये देखें मैथ एरर आ रहा है। तो मैथ एरर का मतलब ये है कि ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू है। तो आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियोस में कि अनडिफाइंड वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी लाइंस होती हैं जिसकी अनडिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है, इनका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये मैं पिछली वीडियोस जो मैंने की हैं उसमें भी मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो इस मत पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट देता चलूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली लाइन हॉरिजॉन्टल है और दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं और ये जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्रीज़ बनाते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्रीज़ बनाते हैं। तो लिहाजा थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये है 90 डिग्रीज़, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास जो है इसका पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो खासी लंबी हो गई है तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ा क्योंकि फार्मूला लगा के तो हर कोई इसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम इसको देखें तो इसका डायमेंशन ही डिफरेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट्स लेके चलें तो ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा होगा बनिस्बत इसके कि हम फार्मूला अप्लाई करके आसानी के साथ इसका आंसर निकाल लें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।